रहस्य और रोमांच। मेरी जान, मैं तुम्हें प्यार, मेरा पूरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा सारा। लेकिन अगर किसी कारण से मैं तुम्हें आज क्या हुआ उसकी कहानी बताता हूँ, इससे दिमाग का दर्द भी कम हो जाएगा। मैंने तुमको फ़ोन किए, ईमेल किए, मैसेज भेजे, लेकिन यहाँ तो फ़ोन का सिग्नल ही नहीं है। अब हार कर यही कर रहा हूँ कि सब कुछ इस कागज़ पर लिख रहा हूँ। मेरे फ़ोन में इतनी तो बैटरी है कि ये लिख पाऊँगा, इसलिए मैं शुरू से लिखता हूँ और कोशिश करूँगा कि कुछ भी ना छूटे। बात यह है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ये घर खरीदने आया था। मैं ये घर तुमको शादी के उपहार के रूप में देना चाहता था। तुम हमेशा ही चाहती थी कि हमारा भी गांव में एक ऐसा घर हो जहां हम हफ्ते का अंतिम छुट्टी का दिन और गर्मी की छुट्टियां बिता सकें। ये उपहार मैं तुमको एक सरप्राइज़ के रूप में देना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन काश बताया होता। मैं इस गांव हेप्टोविक के बारे में सोचता था। बचपन में समुंदर की तरफ घूमने जाते हुए हम इसी गांव से होकर गुजरते थे। तब हाईवे का निर्माण नहीं हुआ था। मैंने तुमको समुंदर के किनारे की छुट्टियों के बारे में पहले भी बताया था। समुंदर की तरफ जाते समय हम इस गांव में रुका करते थे और कुछ खाते पीते थे। हरा भरा ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। एक खूबसूरत छोटी सी चर्च भी है यहाँ। चारों तरफ फल के पेड़ ही पेड़ हैं। दुकानों में तरह तरह की ताज़ा चॉकलेट बिकती हैं। मुझे इंटरनेट पर एक छोटा सा ज़मीन बेचने खरीदने वाला एजेंट मिला था। मैंने उसको फ़ोन किया। उधर से एक औरत बोल रही थी, मिस कॉलिंस। उसने मुझे बताया कि उसके पास उस ऐसे घर थे जिनकी फ़ोटो उन्होंने वेबसाइट पर नहीं दिखाए थे। घर जो उसने मुझे दिखाया सस्ता भी था। जब मिस कॉलिंस ने मजाक में कहा था कि गांव में इतना सस्ता घर भूत ग्रसित भी तो हो सकता था, मैंने उसको हंसते हुए कहा था कि मैं भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने मुझे एड्रेस भेज दिया और हमने आज यहाँ मिलने का कार्यक्रम बनाया था। मैं दोपहर बाद दफ्तर से छुट्टी लेकर यहाँ आ गया था, लेकिन मैंने तुमको बताया था कि मैं कहीं मीटिंग पर जा रहा था। माफ़ करना उस छोटे से झूठ के लिए। मोटरवे से नीचे आने के बाद मैं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया था। मेरे दिमाग में बचपन की छुट्टियां एक बार फिर से आने लगी थी। सारा बहुत ही सुंदर दोपहर थी। सूरज के प्रकाश में पेड़ पौधे, घास, फसल सब कुछ चमक रहा था। मैं सीधा उस घर के सामने रुका जिस घर को मैं खरीदना चाहता था तुम्हारे लिए। वो घर मुझे आसानी से ही दिख गया था। मिस कॉलिंस ने रास्ता बहुत अच्छे से समझा दिया था मुझे। घर का गेट खुला हुआ था और मैं कार लेकर सीधा अंदर चला गया। करीब 300 मीटर के बजरी वाले रास्ते के बाद मेरी कार घर के सामने खड़ी थी। पुराना घर था और कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी। एक कार खड़ी थी। मैंने सोचा कि वो मिस कॉलिंस की कार थी। वहाँ से मैंने तुमको
फ़ोन करने की कोशिश की थी। सारा, मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन फ़ोन का सिग्नल ही नहीं था। जब मैं कार से बाहर निकला था, मैं काँप रहा था, क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई थी वहाँ। पॉपुलर के पेड़ों की कतारें हवा में लहरा रही थी। घर के सामने के बगीचे में पेड़ पौधे लहलहा रहे थे। कुछ कौवे भी काँव काँव कर रहे थे। वहाँ से मुख्य सड़क नहीं दिख रही थी। मुझे अच्छा लगा कि वो घर एक बहुत ही निजी घर था। कोई हल्ला गुल्ला नहीं था। मैंने झुककर दूसरी कार के अंदर देखा। कुछ कागज़ थे अगली सीट पर, और पीछे की सीट पर एक कोट था। घर के सामने की 10 सीढ़ियों पर सूखे पत्ते ही पत्ते थे। सामने का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे दस्तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हल्का सा धक्का दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर का बड़ा हॉल कुछ नीरस सा था, लेकिन मैंने ये अनुमान नहीं लगा सका कि अपने यौवन के दिनों में वो हॉल कितना भव्य रहा होगा। गलियारे के दाएं तरफ एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। कमरे में अंधेरा था। साथ के एक कमरे से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। गलियारे के बाद ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आकर मैं मिस कॉलिंस को आवाज़ देने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, हेलो। अचानक ही मिस कॉलिंस की आवाज़ सुनकर मैं एकदम घबरा गया। फिर भी मैंने अपने भय को छुपा लिया। मैंने कहा, मिस कॉलिंस, कैसी हैं आप? मैंने उनसे हाथ मिलाना चाहा, लेकिन वो बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो बोली, आइए मैं आपको घर दिखा देती हूँ। मिस कॉलिंस की आवाज़ कुछ कर्कश थी। वो मुझे दाईं तरफ के एक कमरे की तरफ ले गई। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैं उसको कहना चाहता था कि खिड़की खोल दे, लेकिन वो मुझे लेकर रसोई की तरफ चल दी। काफ़ी बड़ी रसोई थी और सब सुविधाएं थी। मैंने सोचा कि तुमको वो रसोई पसंद आएगी। सारा, मैंने पीछे के बगीचे की एक झलक देखी। बगीचा बिखरा पड़ा था। मैं कल्पना करने लगा कि मैं बगीचे में काम कर रहा था और तुम आवाज़ लगाकर मुझे खाना खाने के लिए रसोई में बुला रही थी। बगीचे में बहुत से कौवे थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि फ़ोन पर मुझे मिस कॉलिंस ने मजाक में कहा था कि अगर घर भूत ग्रसित हुआ तो। मैंने पीछे खड़ी मिस कॉलिंस को वो याद दिलाया। ओह, वो बात। हाँ, बहुत वर्ष पहले की एक कहानी है इस घर से जुड़ी हुई। यहाँ एक परिवार रहता था। एक जवान पति पत्नी और उनकी शिशु बेटी। मिस कॉलिंस बोलते बोलते रुक गई। हाँ, उसका नाम इसाबेले था। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पत्नी तो इस घर में कुछ ज़्यादा ही खुश थी। उसको इस घर में और भी बच्चे चाहिए थे, लेकिन मर्द कमज़ोर था। वो मर्द अचानक ही किसी और औरत से मिलने लगा। एक शाम उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन वो बेटी इसाबेले को साथ ले जाना चाहता था। उस जवान पत्नी के लिए वो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने तो अपने पति और उस बेटी के बिना जीवन के बारे में कल्पना तक नहीं की थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसी रात को वो अपनी बेटी को खेलने वाले कमरे में ले गई और उसने इसाबेले को ड्रेसिंग गाउन की रस्सी से गला घोंटकर मार दिया और फिर उसने खुद को भी फंदे से लटका लिया।
उस कहानी को सुनकर मैं बुरी तरह कांप गया, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि मिस कॉलिंस उस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह ही सुना रही थी। वो आगे बोलने लगी, उनकी मौत के बाद पति ने उस घर को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया और चला गया। मैंने पूछा, क्या अब इस घर में उस जवान माँ का भूत घूमता है? हाँ, और उसकी बेटी का भी। छोटी इसाबेले और उसकी माँ आज भी इस घर में घूमती हैं। ये घर उनको बहुत प्यारा था। वो रुक कर खिड़की के बाहर खेतों को देखने लगी। तभी उसने कहा, यहाँ के लोग यही कहानी सुनाते हैं, चलिए स्टडी रूम भी देख लेते हैं। स्टडी रूम गलियारे के अंत में था। साफ सुथरा कमरा था वो। मैं उसको कहना चाहता था कि उस माँ बेटी की कहानी बहुत ही दुखद थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि कहीं वो ये ना सोचने लगे कि मैं उस घर को नहीं खरीदना चाहता था। उतने कम पैसों में वो एक शानदार घर था और मैं उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैंने एक बार फिर से कहा, मिस कॉलिंस, मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मुझे स्टडी रूम बहुत अच्छा लगा। तभी मिस कॉलिंस ने एक दरवाजे की तरफ संकेत किया और कहा, वो खेलने वाला कमरा है जहाँ माँ बेटी मरे थे। जैसे ही मैं उस कमरे की तरफ जाने लगा, मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि हवा की आवाज़ थी जो चिमनी से अंदर आ रही थी, लेकिन तभी मुझे एक बच्चे के गाने की आवाज़ आई। वो कुछ गुनगुना रही थी। वो बच्चे की आवाज़ एक नर्सरी गीत गुनगुना रही थी। वो गीत कुछ देर सुनाई दिया और फिर से शांति छा गई। मैंने मिस कॉलिंस से पूछा कि क्या उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी? हाँ, वो आवाज़ खेलने वाले कमरे से आ रही थी। मैं घबरा रहा था। तभी मेरे चेहरे को पढ़कर मिस कॉलिंस बोली, शायद आपने कहा था कि आपको भूतों का कोई भय नहीं था। मुझे लगा कि वो मेरा उपहास कर रही थी। मैंने कहा, मुझे भय नहीं है। मैं जानता था मैं झूठ बोल रहा था। मेरी नज़र खेलने वाले कमरे की तरफ ही थी। तभी मुझे एक धक्का सा लगा और मैं हवा में उछलकर नीचे गिर गया और फिर मैं बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो वो नर्सरी के गीत की आवाज़ फिर से सुनाई दी। बहुत ही अंधेरा था और मैं एक करवट ज़मीन पर पड़ा था। वास्तव में गलियारे का लकड़ी का फर्श टूट गया था और मैं एक बड़े से सुराख से नीचे गिर गया था। मुझे ऊपर गलियारे का बड़ा सा सुराख दिख रहा था। मिस कॉलिंस, मिस कॉलिंस, आप कहाँ हैं? देखिए, गलियारे के फर्श में लकड़ी में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो उस सुराख में से नीचे देखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इंतज़ार करने लगा। मिस कॉलिंस, कहाँ हैं आप मिस कॉलिंस? नर्सरी का वो गीत रुक गया था। मुझे मेरी सांस की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी गीत की आवाज़ फिर से आई और फिर आवाज़ आई, मम्मी आइए और मेरे साथ खेलिए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने मिस कॉलिंस का चेहरा देखा। मैंने सोचा कि वो मिस कॉलिंस थी। वो ऊपर के सुराख से नीचे देख रही थी। कुछ देर बाद वो औरत खेलने वाले कमरे में अपनी बेटी के पास चली गई। मैंने मुश्किल से अपने फ़ोन को जैकेट के जेब से निकाला और टॉर्च चालू कर दी। तभी मैंने देखा कि मैं तो खुद ही एक औरत के ऊपर लेटा हुआ था। मेरे नीचे वो औरत मिस कॉलिंस थी। वो मर चुकी थी। ऊपर से नीचे गिरते समय गर्दन टूट जाने के कारण। सारा, मैंने किसी तरह खुद को उस औरत के ऊपर से उठाया और एक तरफ हो गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मिस कॉलिंस के दफ्तर से आएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा और इस तहखाने नुमा कमरे से ऊपर खींच लिया जाएगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई आएगा और मुझे बचा लेगा। रुको रुको, मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है। सारा, अगर मैं वापस नहीं आया, अगर तुम इस लिखाई को कभी पढ़ सको, मेरी जान, यकीन मानना, मैं तुमको बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया।